बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, कैसे मिजाज हैं आपके। होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जारी होगी। आज हम जो है वो ऑफिशियली तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कोल। एनर्जी के सोर्सेज जो होते हैं हमारे पास, हम यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ स्टार्ट करने लगे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी हम तीन तरह के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन कौन से मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। एक तो हमने कोल पढ़ना है, उसके अलावा हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस, और थर्ड नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये तीन तरह के सोर्स हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। कोल, कोयला, नेचुरल गैस यानी कुदरती गैस जो हम अपने घरों में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, और उसके अलावा पेट्रोलियम जिसके ऊपर पूरी दुनिया की मईशत जो है वो इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है। तो हम लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोल। कोल क्या है, कोयले को बोलते हैं। और ये मैं आपको एक एज एन इन्फॉर्मेशन बता दूं, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोल जो है वो चाइना में पाया जाता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, दूसरे नंबर पे जिसमें कोल जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। लेकिन वो कोल हम क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो जो डेजर्ट है, थर का डेजर्ट, उसके नीचे मौजूद है। जो मनों और टनों के हिसाब से हमारे पास जो है सैंड है, उसके नीचे कोल मौजूद है। तो उसको निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इसलिए हम जो है उसको निकालने से कासन है, हमारे पास इतनी मशीनरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेट्स स्टार्ट जी। कोल, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो जी एवोल्यूशन ऑफ अर्थ जब हम पढ़ते हैं तो ज़मीन की इर्तिका जब शुरू हुई तो तकरीबन 500 मिलियन साल पहले, अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो, जो डेड प्लांट्स थे, डेड ट्रीज थे, वो ज़मीन के अंदर क्या हो गया, दब गए। ठीक है, ज़मीन के नीचे दब गए। और आपको पता है कि ज़मीन के नीचे एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, खुद मिट्टी का प्रेशर लग रहा होता है। जब ज़मीन के नीचे कोई चीज़ दब जाती है तो वो प्रेशर के जो है वो अंडर प्रेशर हो जाती है। ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर लग जाता है। और उसके अलावा उसके साथ साथ जो अर्थ क्रस्ट है, इसके नीचे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप नीचे की जानिब जाते जाएंगे, आपको टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है जी, हम जैसे ज़मीन के नीचे की जानिब जाते हैं, पहले जो है वो अर्थ क्रस्ट की सॉलिड लेयर आती है, उसके बाद हमें क्या मिलना शुरू हो जाता है, लावा मिलना शुरू हो जाता है, और उसके बिल्कुल नीचे आपको प्लाज्मा मिलता है। तो ये किस चीज़ की हमारे पास जो है वो दलील है, ये कि हमारे पास जो अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे नीचे जैसे आप जाते जाएंगे, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो क्या हुआ जी, अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो डेड प्लांट्स एंड ट्रीज buried beneath the earth and under high pressure and temperature, these are converted into coal। ये कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। कोयला आप लोग जो है वो आप लोगों ने देखा भी होगा, सिंथेटिक कोयला हम अपने घरों में जलाते हैं सर्दियों में हीटिंग के लिए, जो बाजार से मिलता है। ठीक है, ये क्या है, सिंथेटिक है, ये हम खुद बनाते हैं। लेकिन जो कोल, हम नेचुरली कोल की बात कर रहे हैं, वो ये वाला कोल है जो 500 मिलियन साल पहले जो दरख्त थे, पौधे थे, वो मरने के बाद जमीन के नीचे दब गए। तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दीज आर कन्वर्टेड इनटू कोल। ये कोल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गई, ये फॉर्मेशन ऑफ कोल है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी, हाउ कोल इज फॉर्म्ड। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टेटमेंट, हाउ कोल इज फॉर्म्ड। तो उसमें आपने ना सिर्फ ये थ्योरी लिखनी है कि 500 साल पहले जो दरख्त जो जमीन के नीचे दब गए थे, वो प्रेशर और टेम्परेचर के रिजल्ट में हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में। उसके साथ साथ आपने ये फ्लो शीट डायग्राम लाजमी बनानी है। ठीक है, वो फ्लो शीट डायग्राम क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं जी। वुड, किसकी वुड, डेड प्लांट्स और ट्रीज की, डेड प्लांट्स एंड ट्रीज, इनकी वुड हमारे पास जो थी, ये अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर किस में कन्वर्ट होगी, पीट के अंदर। वुड विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू पीट। वुड जो है वो डायरेक्टली वुड से कोल में कन्वर्ट नहीं हो जाती, इसके दरमियान कुछ कोल की स्टेजेस होती हैं जिसमें हम परसेंटेज ऑफ कार्बन को डिस्कस करते हैं। कोल जो है वो प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल है। लेकिन जब हम वुड की बात करते हैं तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा और भी बहुत से कंपाउंड होते हैं, ऑक्सीजन होती है, सल्फर है, फास्फोरस है। तो उन चीज़ों को निकालने के लिए पहले हम जो है वो हाई प्रेशर टेम्परेचर लगाएंगे, तो पीट बनेगा। इसे कच्चा कोयला भी कहते हैं, यानी ऐसा कोयला जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कम होती है। अबाउट 60 to 65% कार्बन जो है वो पीट के अंदर पाई जाती है। मजीद हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है लिग्नाइट के अंदर। पीट के बाद लिग्नाइट में 70 to 75% कार्बन है। अगेन हाई टेम्परेचर प्रेशर लगेगा तो लिग्नाइट कन्वर्ट हो जाएगा बिटुमिनस कोल। ठीक है, बिटुमिनस कोल जो है वो 80% कार्बन अपने अंदर रखता है, कंसिस्ट ऑफ 80 to 85% कार्बन।
क्लियर? अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे की जानिब बढ़ रहे हैं, वुड में जब वुड कोल के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो जितनी स्टेजेस दरमियान में उनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज होने का मतलब यह है कि हम बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ जा रहे हैं। जब कार्बन मुकम्मल तौर पे जो है वो हो जाएगी तब हम इसे कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस कोल, और बिटुमिनस कोल जो है वो अगेन हाई टेम्परेचर प्रेशर के नतीजे में एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं। ये कोल हमें जमीन के नीचे से मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है, हाई सोर्स ऑफ एनर्जी। इस कोल के अंदर 95% हम कार्बन कह सकते हैं जो होती है, बाकी 5% जो है वो डिफरेंट बाकी इंप्योरिटीज या डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो ये वो कोल है जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रासाइट कहते हैं। तो पहले क्या हुआ, वुड, वुड के बाद पीट, पीट के बाद लिग्नाइट, देन बिटुमिनस कोल, और फिर आपके पास क्या है, एंथ्रासाइट है। यानी 5 स्टेजेस के बाद आपके पास क्या बनता है, एंथ्रासाइट बनता है वुड से, ठीक है। इसे हम कोल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कोल। जब भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए हाउ कोल इज फॉर्म, तो पहले आप ये फॉर्मेशन ऑफ कोल लिखेंगे थ्योरेटिकली, और उसके बाद आपने फ्लो शीट डायग्राम लाजमी बनानी है। ये नहीं बनाएंगे तो आपको इस शॉर्ट क्वेश्चन का जो है वो मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। उसके बाद आ जाए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव निकला है वर्ड डिस्ट्रक्शन से। डिस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है किसी चीज को तोड़ देना, बखेर देना, तबाह कर देना, ठीक है। अगर मैं इसको इस सेंस में बोलूं कि बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ के छोटी छोटी चीजों में जो है वो कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्शन कहलाता है। तो क्या ये राइट होगा? बिल्कुल ये ठीक बात है। अगर आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेंस में बनाना चाह रहे हैं तो आप फिर यूं बोलेंगे, हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन के बाद लोअर हाइड्रोकार्बन में डिवाइड करना क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्शन कहलाता है। ये डिस्ट्रक्टिव कहलाता है। अब डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? डिस्टिलेशन बोलते हैं सेपरेशन को। डिस्टिलेशन मींस सेपरेशन, ठीक है जी। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी ब्रेक डाउन करके आपने क्या करना है, सेपरेशन करवानी है। नेम से हमारे पास जाहिर है कि कोल की आप ब्रेक डाउन करवाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आपने जो इसके कंपोनेंट्स बनेंगे उनकी आपने सेपरेशन कर लेनी है उसमें से। तो अब मैं पहले आपको ये डेफिनेशन बताता हूं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जनरल डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू इट्स लोअर हाइड्रोकार्बन्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। कौन सी कंडीशन लगा दी? पहली कंडीशन ये लगाई है हाई टेम्परेचर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये लगाई है हाई प्रेशर होना चाहिए। ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और थर्ड कंडीशन क्या लगानी है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपने ये काम करवाना है। ये जो ब्रेक डाउन आप करवाएंगे कोल की, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी हम इसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहेंगे, ठीक है। एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है और एक होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने पढ़ा था। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये भी सेपरेशन टेक्निक है, ये भी सेपरेशन है, लेकिन फर्क है दोनों में। फ्रैक्शनल निकला है फ्रैक्शन से, हिस्से। कोई भी मिक्सर है आपके पास, आप उसे बॉयल करते हैं और बॉयल करने के बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा आप सेपरेट करते जाएंगे। तो वो क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेटेड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट सेपरेशन। जबकि ये सेपरेशन वो है जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। द breakdown of higher hydrocarbons into lower hydrocarbons under high temperature and pressure in the absence of oxygen is called as destructive distillation। अब जब हम कोल की destructive distillation करवाते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं? यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं जी। कोल के लिए हमने क्या किया? हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हमने क्या किया? ब्रेकडाउन करवा ली। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे मेंशन कर देते हैं जी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमने क्या किया? कोल की डिस्ट्रक्शन करवाई। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आए हैं। एक को हम बोलते हैं कोक, दूसरा कोल गैस, और तीसरा हमारे पास कोल तार, ठीक है। कोल, कोल तार
कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोल तार जो होता है ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, ब्लैकिश कलर का लिक्विड है। कोल गैस जो है वो गैसियस स्टेट में होती है, और इसके अलावा कोक भी जो है वो गैसियस स्टेट में होगी। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, और इसके अलावा आपके पास जो है वो कोल तार में कार्बन के कंटेंट्स होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके अलावा मीथेन भी होती है, CH4, जिसे हम नेचुरल गैस बोलते हैं कि हमारा 80% पोर्शन जो है नेचुरल गैस का मीथेन के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो कोल की जब आप डिस्टिलेशन करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो 3 इसके कंपोनेंट्स बनते हैं, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। उसके बाद है जी यूजेस ऑफ कोल। कोल को हम किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सबसे मेन यूज जो है वो कोल का जो है वो हम पाकिस्तान में किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? कोल को एज अ फ्यूल यानी ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे? भट्टों के अंदर जब हम ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, उनको पकाने के लिए फ्यूल कौन सा यूज हम करते हैं जी? हम फ्यूल यूज करते हैं कोल को, एज अ फ्यूल यूज करते हैं। उसके अलावा पावर जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम कोल को यूज कर रहे हैं। तो कोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल हो रहा है। ये मेजर हमारा जो है वो सोर्स है। 80% जो हमारा कोल है वो एज अ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। सिंध कोल अथॉरिटी, पंजाब कोल अथॉरिटी, ये खैबर पख्तूनख्वा, ये जितनी भी हमारी कोल अथॉरिटीज़ हैं, ये सब गवर्नमेंट जो है वो इनके साथ मिलकर ये कोशिश कर रही है कि कोल की जो प्रोडक्शन है इसको पावर जनरेशन के अंदर लाया जाए, ठीक है। और ये कुछ हद तक ये जो है वो कामयाब भी हो चुका है ये तरीका। हम कोल के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम मुकम्मल कोल जो हमारे पाकिस्तान के अंदर इसका रिजर्वायर है, ज़ख़ीरा मौजूद है, उसको निकालने में कामयाब हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर इस तरह से हमारा ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का जो मैटर है, मसला इशू है, ये सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। तो डेट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। इसमें आज हमने क्या डिस्कस किया कि कोल बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ कोल, कौन सी स्टेजेस होती हैं, फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये कोल को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने इसके यूजेस देखे। कल हम इंशाल्लाह नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को स्टडी करेंगे। नेचुरल गैस के यूज़ क्या होते हैं, क्या होती है, और उसके अलावा पेट्रोलियम कैसे बनता है, उसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं। तो ये बहुत मज़े के टॉपिक आगे आने वाले हैं। आप लोग जो है वो इनको गौर से पढ़ें, इनकी स्टडी करें, और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स, अगर आप चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं तो आगे आने वाले चैप्टर जो हैं वो आप लोगों के बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपना घर वालों का ख्याल रखिए, और अपने मुल्क के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए।